तो मेरे भाई जिसने भी अभी तक केसरी चैप्टर 2 नहीं देखा है ना, जाओ भाई पहले केसरी चैप्टर 2 देख कर आओ। हमारे साथ जो इन अंग्रेजों ने किया है ना, हम सोच भी नहीं सकते और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस सच्चाई के बारे में जाने जिसके बारे में अंग्रेजों ने आज तक हमसे माफी नहीं मांगी। तो इस वीडियो में मैं आपको केसरी चैप्टर 2 की एंडिंग को बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसी मूवी होती है लास्ट में ऐसा कुछ होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता, यानी कंफ्यूजन का माहौल बना रहता है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आखिर श्री शंकर नायर ने इस केस को कैसे जीता था। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जान, एंडिंग समझने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, फिर धीरे धीरे मेन पॉइंट पर आते हैं। तो मूवी की शुरुआत जलियांवाला कांड के दिन से होती है। 13 अप्रैल 1919 शाम 5 बजे। उस दिन पंजाब के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तभी अचानक जनरल डायर आता है। वह गुस्से में था, बिना कुछ सोचे समझे उन पर गोलियां चलवा देता है और सारे लोगों को मार दिया जाता है। उस भीड़ में कृपाल सिंह का बेटा होता है जिसका नाम था मदन। वह भी अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रोलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाने आया था। बट इस कांड के दौरान उसकी छोटी बहन और माँ मारी जाती है, लेकिन वह बच जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये कृपाल सिंह कौन था, तो मैं बता दूं कि कृपाल सिंह प्रोफेसर थे। 1914 विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों को सैनिकों की कमी पड़ने लगी तो उन अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों से वादा किया कि तुम अपने जवान हमारी लड़ाई में शामिल करो, बदले में हम तुम्हें आजादी देंगे। अंग्रेजों की इस वादे के चलते 15 लाख से ज्यादा सैनिक हिंदुस्तान से ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए और जब युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने हमें धोखा दे दिया और सबसे ज्यादा जवान पंजाब के लोग ने भेजा था, जिसके चलते पंजाब के लोगों ने बगावत कर दिया। सोचो, वो युद्ध हमारा था भी नहीं, फिर भी हमारे लोगों को धोखे से बुलाकर उनको मरवा दिया गया। और इसी के पक्ष में प्रोफेसर कृपाल सिंह ने पंजाब के नौजवानों को इकट्ठा करके ब्रिटिश की नींव हिला डाली थी। जब अंग्रेजों को कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह सबसे जीनियस वकील श्री शंकर नायर को बुलाते हैं, जो केरल से थे। हालांकि श्री शंकर नायर उस समय गलत सही के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उनका मकसद हार जीत से था। इसलिए वह बिना कुछ सोचे समझे कृपाल सिंह को कोर्ट में दोषी ठहरा देते हैं और कृपाल सिंह को जेल की सजा हो जाती है। हम देखते हैं कि जिस दिन जलियांवाला कांड होता है उसी दिन नायर जी को ब्रिटिश द्वारा वायसराय की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। इधर लोग मर रहे थे, उधर नायर जी अपनी उपाधि से खुश थे। हम ये भी देखते हैं कि जब जलियांवाला कांड के बारे में प्रेस द्वारा अखबार में छापने की कोशिश की गई तो क्राउन ने उसे भी जला दिया और इस बारे में छापने से मना किया, यानी इसकी सच्चाई किसी के सामने आने नहीं दिया। और जो लोग इस घटना में बच गए थे उन्हें पैसे देकर जबरदस्ती चुप कराया गया। बट जब पंजाब के लोग इस घटना के लिए जनरल डायर पर इल्जाम लगाते हैं तो क्राउन के लोग एक कमेटी का गठन करते हैं, जिसमें श्री शंकर नायर को भी शामिल किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जो जनरल डायर पर इल्जाम लग रहे हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो और इन पर लग रहे आरोपों को गलत साबित करो। इसके बाद नायर जी इस घटना के बारे में रिसर्च करते हैं और इस घटना पर उनको डाउट होने लगता है। वह क्राउन के बिहेवियर और जनरल डायर की हरकत से खुश नहीं थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये लोग कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कमेटी इन्वेस्टिगेट करने के बाद आखिरी फैसला सुनाती है तो कमेटी के सभी मेंबर्स जनरल डायर को निर्दोष साबित करते हैं, बट श्री शंकर नायर जी गिल्टी लिखते हैं। बट फिर भी उनकी बात कोई नहीं मानता। इससे श्री शंकर नायर जी समझ जाते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। वह इसी बीच कृपाल सिंह के बेटे मदन सिंह से भी मिलते रहते हैं, जिससे उनको सच्चाई का पता चलता है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि मदन ने आत्महत्या कर ली है। मदन के मरने से नायर जी बहुत दुखी होते हैं। फिर भी वह ये सब इग्नोर करके अपने घर केरल जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें स्टेशन पर एक दिलरीत गिल नाम की लॉयर मिलती है जो सारी सच्चाई बताती है। वह कहती कि भले ही लोग जनरल डायर की वजह से मरे, बट मदन तुम्हारी वजह से मरा है। अब इस बात का उनको बहुत दुख होता है, इसलिए वह एक केस लड़ने का फैसला लेते हैं। और जब श्री शंकर नायर कोर्ट में पहुँचते हैं तो उनका यही कहना था कि ये जनरल डायर की सोची समझी साजिश थी। वह कहते हैं कि आपका कहना है कि वह टेररिस्ट थे, तो उनके हाथों में से कौन से हथियार पाए गए। श्री शंकर नायर जी ये भी इल्जाम लगाते हैं कि जनरल डायर ने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया था। अब इसके बाद मामला और भी गंभीर हो जाता है। क्राउन डर जाता है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत न हो जाए, इसलिए वह लॉयर मैकिनले को बुलाते हैं जो नायर जी का पुराना दोस्त था। बट वो कहते हैं ना, जब एक दोस्त तरक्की करता है तो सबसे ज्यादा दुख उसके दोस्त को ही होता है। तो मैकिनले उनकी उपाधि से खफा था, इसलिए वह नायर के खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जब इन दोनों का आमना सामना होता है तो सबसे पहले मैकिनले कोर्ट से प्रेस को हटाने की मांग करता है ताकि इसकी सच्चाई बाहर किसी को पता न चले, और उसकी बात जज भी मान लेता है और प्रेस को कोर्ट में आने की परमिशन नहीं देते। उसके बाद देखते हैं कि मैकिनले बहुत बड़ा दाव खेलता है। वह एक ब्रिटिश लड़की को कटघरे में खड़ा करता है और उससे झूठी गवाही दिलवाता है कि डंडा फौज के एक आदमी ने मेरा रेप किया है। अब इस बात से मामला बिगड़ जाता है और श्री शंकर नायर जी को झूठा
करार कर दिया जाता है, जिससे उनकी बहुत बेइज्जती की जाती है। आप ट्रेलर में भी देखे होंगे कि उनके मुंह पर कालिक पोती जा रही थी, बट शिव शंकरन ने मजबूती के साथ इस झूठ का पर्दाफाश करके इस खबर को झूठा करार देते हैं। उसके बाद नायर जी जनरल डायर का एक सच बताते हैं, जिससे पता चलता है कि डायर मानसिक रूप से बीमार है। वह बचपन से ही हम हिंदुस्तानियों से नफरत करता था, क्योंकि इसका पिता भी हिंदुस्तानियों से नफरत करता था। तब से डायर मौके की तलाश में था कि कब मौका मिले मैं इन हिंदुस्तानियों को मारूं। वहीं जब ये बात नायर जी बताते हैं तो डायर अपना कंट्रोल खो देता है और गुस्से से भारतीयों को गाली दे देता है, जिससे वह बुरा फंस जाता है। बट वही बात कि नायर जी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि उस दिन क्या हुआ था और डायर ने क्यों गोली चलाई थी, जिससे जज डायर को बाइज्जत बरी कर देता है और सारे लगाए गए आरोप खारिज कर देता है। तो शिव शंकर नायर जी केस हार जाते हैं। उसके बाद वह निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उन्हें कृपाल सिंह का एक खत मिलता है, जिससे पता चलता है कि मदन ने आत्महत्या नहीं किया था, बल्कि उसे अंग्रेजों ने मार डाला था। अब ये सुनकर नायर जी ये फैसला लेते हैं कि इस बार मैं इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। उसके बाद देखते हैं कि नायर जी केस को दोबारा लड़ने के लिए कोर्ट में अपील करते हैं, बट जज उनकी अपील रद्द कर देता है और इस बार जज भी बदल चुका था। तो नायर जी बोलते हैं कि इसके लिए तुमको कितने पैसे मिले हैं और उसको गाली देते हैं। ये सुनकर जज तुरंत झल्ला जाता है। वह गुस्से से बोलता है कि मैं तुम्हें बर्खास्त करवा दूंगा, तुम कभी भी किसी भी कोर्ट में केस नहीं लड़ पाओगे और अगले शुक्रवार तुमको निकालने के लिए हेयरिंग होगी। अब ये बात सुनकर डायर और मैकिन्ले बहुत खुश होते हैं कि नायर ने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी। उसके बाद देखते हैं कि अगले शुक्रवार को कमेटी के मेंबर्स को इकट्ठा किया जाता है और इस बार बहुत सारे प्रेस वाले भी थे, क्योंकि क्राउन चाहता था कि नायर जब माफी मांगेगा या फिर उसको उसके पद से हटाएंगे तो प्रेस वालों को पता चले और उसकी बेइज्जती होगी। बट उनको ये नहीं पता था कि ये नायर की साजिश थी कि प्रेस वालों के सामने इनका पर्दाफाश किया जाए और जलियांवाला बाग कांड का सच पूरी दुनिया को पता चले। अब जैसे ही नायर जी कांड के बारे में बोलते हैं तो उन्हें चुप कराया जाता है, बट नायर जी कहते हैं कि मुझे उसके बारे में बोलने की इजाजत है, यह एक रूल के तहत मैं इस हेयरिंग में अपनी बात रख सकता हूँ। वह कहते हैं कि ये लॉ मुझे अधिकार देता है कि अगर मेरे पास कोई सबूत है जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि आपने जो मुझ पर चार्जेस लगाए हैं वह गलत है, तो मैं इस हियरिंग में उन्हें पेश कर सकता हूं। तब नायर जी कहते हैं कि किसी भी एक्यूज्ड को यानी आरोपी को बाइज्जत बरी करने से पहले सारे जूरी मेंबर्स का वर्डिक्ट एक मत होना चाहिए, यानी सभी सहमत हो तभी किसी को अपराध मुक्त किया जाता है। नायर जी कहते हैं कि इसलिए 12 जूरी मेंबर्स ने जनरल डायर के पक्ष में अपना मत दिया होगा। तो वह कहते हैं कि मैं जूरी नंबर 7 को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ और जब जूरी नंबर 7 आता है तो उससे पूछा जाता है कि उस दिन आपका मत क्या था, तो वह बताता है कि गिल्टी। अब ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वहीं नायर जी ये भी बताते हैं कि उस दिन जूरी नंबर 5 और 9 ने भी वर्डिक्ट गिल्टी दिया था, बट उनको डरा धमका कर जबरदस्ती उनका वर्डिक्ट बदला गया था। नायर जी प्रूफ दिखाते हुए ये भी बताते हैं कि क्राउन ने जज मकार्डी को भी पैसे देकर और लंदन में पोस्टिंग की लालच देकर उनको हिंदुस्तानियों को खिलाफ किया था और यही नहीं, उनको ऑफिशियल जजमेंट से भी हटाया गया। वहीं नायर कहते हैं कि मैं हमेशा सोचता था कि एक इंसान दूसरे इंसान की जान कैसे ले सकता है, बट पिछले 2 सालों में मैं समझ गया कि ये हमें इंसान नहीं जानवर समझते हैं। अब ये जानवरों का झुंड देश बनने जा रहा है। इस तरह नायर जी अपनी बातों को सबके सामने रखते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा सच सबको बताते हैं, जिससे वह केस दी जाते हैं और उस केस के बाद जनरल डायर को गवर्नर के पद से हटा दिया गया था और वह उस सदमे के साथ जीता रहा। तो दोस्तों, इस तरह शिव शंकर नायर जी ने जलियांवाला बाग कांड के लिए ब्रिटिश की वाट लगा डाली थी। बताया जाता है कि उसके बाद वह कभी भी अंग्रेजों के सामने अपने घुटने नहीं टेके थे। तो वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर करे। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।